मैं मुतअद्दिद ममालिक में इसराइल के लिए मुहिम्मात अंजाम दे चुकी हूँ। कई बार मरते मरते बची हूँ और बाज़ औक़ात इतने ख़राब हालात में गुजारा किया है जिनका शायद तुम तसव्वुर भी ना कर सको। ये इत्तला वाकई हैरान कुन थी कि वो इसराइली सीक्रेट सर्विस में रह चुकी है। तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि वो ईगल्स में किस तरह आई। मैंने उसे ये सवाल पूछ ही लिया। ये बात अहमियत की हामिल है, क्लारा ने कहा। इसराइली सीक्रेट सर्विस की अपनी एक अहमियत है। ईगल्स लाख मुनज़्ज़म सही मगर किसी भी मुल्क की सीक्रेट सर्विस की गर्द को भी नहीं पहुंच सकती। दरअसल चंद मुहिम्मात में इत्तफाकन मुझे रैंडल के साथ काम करने का मौका मिला। कौन रैंडल? मैंने क्लारा की बात काट कर कहा, इसलिए कि क्लारा की नज़र में रैंडल मेरे लिए अजनबी था। जवाब में क्लारा ने रैंडल के बारे में मुझे उन तफसीलात से आगाह किया जो पहले से मेरे इल्म में थी। मैंने भी हर बात इतने गौर से सुनने का मुजाहरा किया जैसे मेरी मालूमात में गिरां कदर इजाफा हो रहा हो। मैंने और रैंडल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और फुर्सत निकाल कर हमने मिलना शुरू कर दिया। उसी दौरान में ओलियो हावर्ड मारा गया और रैंडल को ईगल्स कायम करने की सूझी। मैंने उसके ख्याल की तायद की। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी तो मैं उसकी सख्त मुखालिफत करती। रैंडल ने ईगल्स की दाग बेल डाली और मुझसे भी अपनी तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त की। मैं इस लालच में आ गई कि यहाँ मेरी अहमियत बहुत ज्यादा होगी। आखिर ईगल्स के सरबराह से मेरे दीरीना और जाती मरासम थे। मैंने कोशिश की कि सरकारी सतह पर मेरी खिदमात ईगल्स को मुंतकिल कर दी जाएं, मगर मुझे बताया गया कि ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता अगर मैं चाहूँ तो सीक्रेट सर्विस से मुलाजमत छोड़कर ईगल्स में शमूलियत इख्तियार कर सकती हूँ। मैं ये हमाकत कर गुजरी और आज अपनी इसी हमाकत को भुगत रही हूँ। तुम इसे हमाकत क्यों कह रही हो? मैंने कहा, जबकि तुम एक अहम ओहदे पर फाइज थी। मैंने कहा ना कि मैं लालच में आकर मारी गई। रैंडल को एक बड़ी तंजीम का सरबराह होने का एजाज हासिल हुआ तो उसने पुरपुर्जे निकालने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसका दिल मुझसे भर गया और मेरी हैसियत महज एक मशीन और उसके नायब किसी होकर रह गई। और ये कोई ऐसी हैसियत नहीं है जिसकी तमन्ना की जाए, इसलिए कि उसके नायबीन की तादाद बहुत है। नायब वो कहलाता है जो ईगल्स की किसी शाख का सरबराह होता है, जैसे मैशी गुराई शाख की सरबराह थी। रैंडल रायत बरतने का आदी नहीं है। सजाए मौत देना तो उसके मामलात में शामिल है। उसने दरगुजर करना तो सीखा ही नहीं है। कई शाखों के सरबराह सजाए मौत पा चुके हैं, हालांकि इब्तदा में वो ऐसा नहीं था। क्लारा ने जो जोड़ा उतारा था उसकी मदद से चीजों की जड़ पूंछ शुरू कर दी और मैंने बौखला कर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ। क्लारा बोली, अगर नहीं करूंगी तो क्या हम गर्दो गुबार के इस तूफान में रहेंगे? मैं सोच में पड़ गया। वो ठीक कह रही थी। मौजूदा सूरत हाल में वहाँ रहना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन मैं क्लारा से जरूरी बातें कर रहा था। घर की सफाई तवील दौरानिये का काम था और मैं जल्द अज जल्द ज्यादा बातें मालूम कर लेना चाहता था। इससे कबल डेविड रेयान ने मुझे कीमती मालूमात फराहम की थी। डेविड रेयान जो ईगल्स की गोटे हिल शाख का सरबराह था, अगर वो जुबान ना खोलता तो मैं इतनी जल्दी मादाम क्लारा तक नहीं पहुंच सकता था। कुछ बातें नकीता ने भी बताई थी। उसकी जुबान तहजीब ने खुलवाई थी। उस पर तशद्दुद करना मेरे लिए तो शायद मुमकिन न होता। अब मादाम क्लारा काबू में आ गई थी। डेविड रेयान की निस्बत क्लारा ने ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया था। डेविड जानता तो था कि उसकी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया है। अगर मैंने पहले से हिफाजती इंतजामात ना कर रखे होते तो मेरे और तहजीब के साथ वो भी मारा जाता। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद वो जुबान खोलने पर आमादा नहीं था, हालांकि उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। एक क्लारा थी जो महज इस बुनियाद पर मुझसे ताउन पर आमादा हो गई थी कि उसे अपनी जिंदगी खतरे में महसूस हो रही थी। एक तरफ ये फर्क एक आम मुजरिम और एक सीक्रेट एजेंट के दरमियान फर्क था, तो दूसरी जानिब ये बात भी थी कि डेविड के मुकाबले में अली यार खान था और क्लारा ने एडम डी फ्लोक से साजबाज की थी। बहुत मुमकिन था अगर मैं अपनी असल हैसियत में होता तो वो मुझसे ताउन ना करती। फिलहाल सिर्फ जरूरी जाड़ पहुँच कर लो, मैंने क्लारा से कहा। तफसीली सफाई बाद में होती रहेगी। क्लारा मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई। बहुत अच्छा मेरे प्यारे असिस्टेंट मैन, मैं इन सोफों को बैठने के लायक बना देती हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। बर्ड की छोड़ी हुई हवाइयाँ न जाने कब तक मेरा पीछा करती रहती। मुझे अभी तक नहीं यकीन आ रहा कि तुमने लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम किया है, क्लारा ने सोफे झाड़ते हुए कहा। और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि ईगल्स की एक शाख की सरबराह घर गृहस्थी में मसरूफ है। सीक्रेट एजेंट होने पर यकीन करना तो और भी दुश्वार है।
जिस वक्त मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया था उसी वक्त हर किस्म के हालात से दो चार होने के लिए तैयार हो गई थी। ये भी तो मुमकिन था कि तुम मुझे धोखा दे जाते। अगर मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश करता तो तुम क्या करती? मैंने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जानना चाहते हो? उसने मुस्कुरा कर कहा। फिर अपने पर्स में से एक चिपटा सा पिस्तौल निकाल लिया। इसके जोर पर तुम अपना तहफ़्फ़ुज़ करती। मैंने हैरत से कहा, यह तो बच्चों का खिलौना मालूम होता है। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। शुआई पिस्तौल, इसे गोलियों के बजाय मोहलक शुआ निकलती है। जरा दिखाना तो। मैंने पिस्तौल लेने के लिए क्लारा की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने पिस्तौल मेरे हवाले कर दिया। पिस्तौल हाथ में आते ही मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया। क्लारा हैरत से मुझे देखने लगी। तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा। मुझे मालूम था तुम्हारे पास जरूर ऐसा कोई हरबा होगा, इसीलिए अब तक तुम्हें छोड़ रखा था, वरना मैं तो एक बर्दा फरोश हूँ। हसीन औरतों को वरगला कर अगवा कर लेता हूँ। उनकी फरोख्त से अच्छी खासी रकम मिल जाती है। ऐश से गुजर बसर हो रही है। इसके इस्तेमाल का वक्त गुजर चुका एडम। क्लारा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। यकीन करो, अगर तुम कोई बर्दा फरोश हो भी तो तुम्हें इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं। तुम्हारे हाथों में हंसी खुशी फरोख्त होने को तैयार हूँ। बकवास मत करो, मैंने डपट कर कहा। तुम मुझे उलझाने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं इन चक्करों में आने वाला नहीं हूँ। इससे बेहतर तो ये है कि मैं घर की सफाई ही कर डालूं। क्लारा ने उठते हुए कहा। तुम्हें तो फजूलियात सूझ रही हैं। बैठ जाओ क्लारा, मैंने संजीदगी से कहा, और मुझे ईगल्स के बारे में मजीद कुछ बताओ। क्लारा मुझे घूरते हुए दोबारा बैठ गई। ये ऐसी जगह है जहाँ हम तक कोई नहीं पहुँच सकेगा। क्लारा ने कहा। मेरी मानो तो बकिया जिंदगी यहीं बसर कर देते हैं। जिंदगी यूं ही नहीं गुजर जाती माय डियर क्लारा। जिंदगी गुजारने के लिए रकम की जरूरत होती है। वो कहाँ से आएगी? मुझे अंदाजा था कि हमें रकम की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं अपने साथ हीरो का एक हार ले आई हूँ। तुम्हें जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे हैरत है कि ये अल्फाज एक सीक्रेट एजेंट के मुंह से अदा हुए हैं। हालात आदमी को मजबूर कर देते हैं एडम। और फिर ये मत भूलो कि बुनियादी तौर पर तो मैं एक औरत ही हूँ, मगर मैं नहीं हूँ। मैंने कहा। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अपने साथ साथ तुम मुझे भी औरत बना देना चाहती हो। मुझे बताओ कि ईगल्स का सेटअप क्या है? तुम नहीं मानोगे। क्लारा ने एक ठंडी सांस ली। खैर सुनो, ईगल्स का करता धरता रैंडल खुद है। उसका जो जी चाहता है करता है। कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डेविड रेयान ने मुझे जो कुछ बताया वो दुरुस्त था। मैंने दिल ही दिल में सोचा। फिर क्लारा से पूछा, गोया अगर रैंडल को ठिकाने लगा दिया जाए तो ईगल्स की कमर टूट जाएगी? नहीं। क्लारा के जवाब ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। इसके अलावा ईगल्स के 5 बड़े और भी हैं। जो कुछ तुमने बताया है उससे तो ये जाहिर होता है कि उन 5 की हैसियत एक डमी किसी होगी। आम तासुर यही है कि वो 5 जरूर दिखावे के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके कुछ मखसूस इख्तियारात हैं। तुम आम तासुर के बरखिलाफ इतने यकीन से किस तरह कह रही हो? मैंने कहा। मैं ईगल्स की एक आम मेंबर होने के बावजूद एक आम मेंबर नहीं हूँ। मैं उस वक्त से ईगल्स में शामिल हूँ जब उसका वजूद भी नहीं था। ईगल्स के वजूद में आने के बाद भी काफी अरसे तक मैं रैंडल से बेहद करीब रही हूँ। रैंडल ने ईगल्स के कयाम के लिए जो काविशें की वो भी मेरे इल्म में हैं, और ईगल्स का बुनियादी ढांचा जिन खतूत पर इस्तावार हुआ उनसे भी बेखबर नहीं हूँ। मैं आम तासुर के बरक्स बात नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? चलो मान लिया। मैंने कहा। तुम्हारी मालूमात ज्यादा सिक्का हैं। 5 के कुछ मखसूस इख्तियारात हैं, लेकिन रैंडल के खात्मे के साथ साथ उनके इख्तियारात भी खत्म हो जाएंगे। तुम रैंडल पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यूं समझ लो कि वो 5 सतून हैं जिन पर ईगल्स की इमारत कायम है। रैंडल ईगल्स का सरबराह है, स्याह सफेद का मालिक है, मगर उसके मरने से तंजीम खत्म नहीं होगी। उसकी जगह कोई और ले लेगा और तंजीम यूं ही चलती रहेगी। तुम्हारी मालूमात इतनी है तो तुम उन 5 को भी जानती होगी। मैंने कहा। क्यों नहीं? क्लारा ने कहा। मैं उन 5 से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरे अलावा शायद चंद ही लोग ऐसे होंगे जो उनसे वाकिफ हों। बस तो फिर तय हो गया। हम यके बाद दीगरे उन 5 को निशाना बनाएंगे और आखिर में रैंडल का सफाया भी कर देंगे। तुम कितने सुकून से ये बात कह रहे हो? क्लारा ने मुज़ीका खेज अंदाज में कहा। कुछ अंदाजा भी है ये सब कुछ करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? बुनियादी मसला तो तुम हल कर ही दोगी। इसके आगे हर काम मेरा होगा। मैंने उसके लहजे को खातिर में लाए बगैर कहा। कौन सा बुनियादी मसला? उन 5 के बारे में मालूमात का हुसूल सबसे अहम और मुश्किल मरहला था। बुनियादी मालूमात से लैस हुए बगैर काम करना ऐसा ही था जैसे अंधेरी रात में बगैर रोशनी के सफर करना। तुम बहुत खुश फहम आदमी हो। महज मालूमात तो कुछ भी नहीं होती, इसके बाद भी बड़े सख्त मराहल आते हैं। वो 5 यहाँ तो नहीं रखे,
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं। उन तक पहुंचने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। फिर मुझे लिए बगैर तुम कहीं जाओगे भी नहीं। और मेरा हाल ये है कि मेरे पास कागजात तक नहीं है। मैं तो शी गोराई में अजनबी बनकर रह गई हूँ। असल हैसियत में इसलिए सफर नहीं कर सकती कि ईगल्स की नजरों में आ जाऊंगी, और किसी दूसरी हैसियत में इसलिए सफर नहीं कर सकती कि उसके लिए कागजात की जरूरत होगी जो मेरे पास होंगे नहीं। कागजात वगैरह की परवाह मत करो, मैं कह चुका हूँ कि सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। क्लारा ने मुझे गौर से देखा। ठीक है एडम, मुझे अंदाजा हो गया कि तुम यूं नहीं मानोगे, और चूंकि अब हम दोनों का रास्ता एक ही है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हूँ। साथ देने की सूरत यही है कि तुम ईगल्स के ढांचे और उसके करता धरता लोगों के बारे में मालूमात मुहैया करो और मैं उनका शिकार खेलूं। मैंने तुम्हें बताया कि ईगल्स का सरबराह रैंडल है। तमाम अमली काम उसकी निगरानी में सरंजाम पाते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाना उन पांचों की जिम्मेदारी है। इस मामले में रैंडल बेख्तियार है। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसे मंजूरी लेनी पड़ती है। अखराजात के मामले में भी वो खुद मुख्तार नहीं है। यूं समझ लो कि तंजीम की पॉलिसी और मालियात के मामलात उन पांचों के हाथ में है। जब एक पॉलिसी बन जाती है और उसके लिए रकम मुख्तस कर दी जाती है, तो फिर ये रैंडल का काम है कि उस पर अमल दरामद कराने के लिए किन लोगों का इंतखाब करता है और कितने लोगों को इस काम पर लगाता है। मैं समझ गया। मैंने सर हिलाया। मिसाल के तौर पर रैंडल अमेरिका में दाखिली इंतशार बर्पा करना चाहे तो उसे इसके लिए उन पांचों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्लारा ने कहा। अगर इतनी रोकथाम ना हो तो रैंडल शतर बेमहार में तब्दील हो जाए। और ईगल्स के लिए रकम का हुसूल किन जराए से किया जाता है? मैंने पूछा। इसके पीछे चंद बड़े यहूदी सरमाएदार हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े यहूदी सरमाएदार हैं वो अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बाकायदगी से ईगल्स को अदा करने के पाबंद हैं। इब्तिदा में मालियात का शोबा खासा कमजोर रहा, मगर अब तो ये शोबा सबसे ज्यादा मजबूत है। तंजीम अपने वसाइल से ही अच्छी खासी रकम मुहैया कर लेती है। अगर ईगल्स के बड़ों को रैंडल के करतूतों से आगाह कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है तुम्हारे ख्याल में वो रैंडल की सख्त गिरी और मुजालिम से वाकिफ हैं। क्लारा ने कहा। जो कुछ रैंडल कर रहा है वो सब के इल्म में है। अगर उन्हें कोई एतराज होता तो वो अब तक एक्शन ले चुके होते। कोई बात नहीं, हम खुद उन्हें निशाना बनाएंगे और उनमें अफरा तफरी फैलाएंगे। मैंने कहा। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बड़ी शिद्दत से उभर रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रैंडल खुद ही उन पांचों को ठिकाने लगवा दे? रैंडल को उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? क्लारा ने कहा। या ये कि उन्हें ठिकाने लगाकर रैंडल को क्या फायदा हासिल हो सकता है? ईगल्स बहुत बड़ी तंजीम है। मैंने कहा। अगर वो पांचों ना रहें तो रैंडल मुत्तलिकुल आनान हो जाएगा, किसी के सामने जवाब दे नहीं रहेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। 5 अफराद नहीं, 5 ओहदे हैं जिन्हें उर्फ़े आम के लिए S1 से S5 तक नंबर दिए गए हैं। किसी को नहीं मालूम कि वो लोग कौन हैं, मगर रैंडल जानता है। उसे इन पांचों की जरूरत इसलिए है कि अगर वो नहीं होंगे तो ईगल्स को रकम की फराहमी बंद हो जाएगी। जितनी बड़ी रकम हम खर्च करते हैं उसका दीगर जराए से हुसूल नामुमकिन ही मालूम होता है। जब किसी को नहीं मालूम कि वो लोग कौन हैं तो तुम किस तरह उन्हें जानती हो? मैंने बताया ना कि मैं इब्तिदा में रैंडल के साथ ही थी और सब कुछ मेरे सामने हुआ था। रैंडल भी उस वक्त मुझसे कुछ नहीं छुपाता था, इसलिए मैं उन पांचों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो फिर तुम मुझे उन पांचों के नाम और पते बतला दो ताकि मैं उनसे निमटने के लिए कोई मंसूबा बना लूं। मैं उन पांचों को अच्छी तरह जानती हूँ, क्लारा ने अजीब से अंदाज में कहा। और वक्त आने पर मैं तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बता दूंगी। क्यों? मैंने हैरत से क्लारा को देखा। अभी क्यों नहीं? क्लारा ने बेचैनी से पहलू बदला। देखो, तुम बुरा मत मानना एडम, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा ईगल्स में दिलचस्पी ले रहे हो। अगर ले रहा हूँ तो तुम्हारी वजह से ले रहा हूँ। मैंने कहा। इसमें अजीब बात कौन सी है? अजीब बात यह है कि मुझे यूं महसूस होता है जैसे तुम्हें मुकम्मल मालूमात फराहम करने के बाद मैं गैर महफूज हो जाऊंगी। तुम कैसी अहमकाना बातें कर रही हो क्लारा? मैंने कदरे तेज होकर कहा। तुम्हें एहसास है कि इस तरह तुम मुझ पर बराह रास्त शुबा जाहिर कर रही हो? हाँ, मुझे ये एहसास भी है, क्लारा ने भराई हुई आवाज में कहा। लेकिन मैं अपने इस एहसास का क्या करूं? तुम्हारा रवैया अहानत आमेज है। अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो मुझे भी अपने तर्ज अमल पर गौर करना पड़ेगा। मैंने जिस राह पर कदम रखा है उस पर हर तरफ तबाही ही तबाही है एडम। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मुझे तुमसे शिकायत नहीं होगी। मैंने सोचा था कि रीना सालुमन को भी उन पांचों के बारे में बता दूंगा ताकि उन पर दो अतराफ से हमला हो सके। तुम पर तो मैं फिर भी एतमाद कर सकती हूँ, मगर रीना सालुमन पर नहीं कर सकती, क्लारा ने कहा।
मुझे उससे खौफ आता है। मालूम नहीं किस वक्त अपनी मालूमात का सौदा कर बैठे। क्लारा के दोनों खौफ बजा थे। उसने पहली बार साबित किया था कि वो सीक्रेट एजेंट भी हो सकती है। सीक्रेट एजेंट की छठी हिस्स बहुत तेज होती है, मगर काम खतरे के वक्त ही शुरू करती है। क्लारा ने भी मुझे मालूमात फराहम न करके खुद को महफूज कर लिया था और अब मैं उस वक्त तक उसे हाथ नहीं लगा सकता था जब तक मालूमात के हुसूल का कोई और जरिया मुयस्सर न आ जाए या क्लारा से मुकम्मल मालूमात हासिल न हो जाएं। ठीक है क्लारा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, अगर तुम ये मुनासिब समझती हो तो तुम पर जोर नहीं दूंगा। शुक्रिया एडम, क्लारा ने दबी आवाज में कहा। मैं जानती हूँ कि मेरा रवैया नामुनासिब है, मगर मैं इसके लिए मजबूर हूँ। तहम मैं तुम्हें ये जरूर बता सकती हूँ कि ईगल्स एक यहूदी तंजीम है, लिहाजा उसके 5 बड़े भी यहूदी हैं। ईगल्स एक आलमी पैमाने की तंजीम है, इसलिए उन 5 का ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से है। S1 रूसी है, लेकिन अगर कोई उसकी तलाश में रूस का सफर करे तो वो बेमसरफ साबित होगा। अगर S1 रूसी है तो फिर S2 का ताल्लुक फ्रांस से होगा। मैंने कहा और क्लारा की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने ससराती हुई आवाज में कहा। इसके जवाब में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एडम डी फ्लो क्या नहीं जानता, मगर मैं ये नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैंने तो अंदाजे से एक बात कही थी। इत्तफाक है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। हैरत है, क्लारा बुड़बड़ाई। यकीन नहीं आता कि कोई शख्स इतना दुरुस्त अंदाजा भी लगा सकता है। नहीं, तुमने यूं ही एक बात कही नहीं होगी जो इत्तफाकन दुरुस्त निकल आई। मुमकिन है मेरे दिमाग का तुम्हारे दिमाग से राब्ता हो गया हो। आखिर टेलीपैथी भी तो कोई चीज होती है। टेलीपैथी बकवास है, क्लारा ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, S3 के बारे में तुम क्या कहोगे? मेरा जी चाहता है मैं कहूँ कि S3 जर्मन है। बिल्कुल दुरुस्त, क्लारा उछल पड़ी। वाकई जर्मन है और S4 बरतानवी होगा। उसके बाद S5 रह जाता है। क्या उसके बारे में भी कुछ कहूँ? मैंने शरारत आमेज लहजे में कहा। नहीं, क्लारा ने मजमल अंदाज में कहा। अमेरिका के अलावा अब बचा ही क्या है? लेकिन यकीन नहीं आता कि तुम किन किन हैरत अंगेज सलाहियतों के हामिल हो। ऐसा लगता है कि तुम ईगल्स के तारों पोत बखेर कर ही छोड़ोगे। मैं जिस काम का अज़्म कर लेता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। मैंने कहा, जब तक मैं ईगल्स के बहिये नहीं उधेड़ लूंगा, सुकून से नहीं बैठूंगा। तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो एडम। अगर अपनी सलाहियतों को मरकूज करने की कोशिश करो तो बड़े बड़ों के चिराग गुल हो जाएंगे। बाद में मरकूज करने की कोशिश करूंगा, मैंने बड़े खुलूस से कहा। फिलहाल तो ईगल्स के अलावा कुछ और सुझाव ही नहीं दे रहा, लेकिन इसके लिए कुछ और बासलाहियत अफराद दरकार होंगे और बासलाहियत अफराद की खिदमत हासिल करने के लिए रकम की जरूरत होगी। क्लारा ने कहा, तुम ऐसा करो कि ये हीरों का हार फरोख्त करके। मसला रकम का नहीं है क्लारा, लाहे अमल का है। मेरे जहन में एक शख्स का नाम आ रहा है। अगर वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कौन है वो? क्लारा ने पूछा। बंसडले, मैंने जवाब दिया। वो पहले भी ईगल्स के खिलाफ अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर चुका है, लेकिन उस पर तो शुबा है कि वो अली यार खान से मिल गया था। क्लारा ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अपना उल्लू सीधा करने से गर्ज रखनी चाहिए। हरगिज नहीं एडम, क्लारा ने गुस्सीले लहजे में कहा। अली यार खान यहूदियों का दुश्मन है। मैं मर जाऊंगी मगर उससे मदद लेना गवारा नहीं करूंगी। मैंने तफीमी अंदाज में सर हिलाया। उस बेचारी को क्या मालूम था कि जिस अली से नफरत का वो ऐलान कर रही थी उसी के हाथों खिलौना बनी हुई है। ठीक है क्लारा, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो इसका एहतराम करना मेरा फर्ज है। हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। मैंने घड़ी पर नजर डाली। 5:30 बज रहे थे। अब तुम जल्दी से इस घर की हालत दुरुस्त करो और एक बात गौर से सुन लो और समझ लो। थोड़ी देर बाद मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। यहाँ? क्लारा ने हैरत से कहा। बात मत काटो। मैंने कहा, मैं उनसे कहूंगा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। हो सकता है तुम उन्हें देखकर हैरान रह जाओ, मगर उन पर अपनी हैरत जाहिर मत होने देना और किसी बहाने उनको अपनी झलक जरूर दिखा देना ताकि वो तुम्हारी तरफ से किसी शुबे में ना रहें। और यहाँ बैठने की कोशिश मत करना, इसलिए कि तुम एक घरेलू औरत हो जो सिर्फ घरेलू काम काज से दिलचस्पी रखती हो। तुम बड़ी पुरस्कार बातें कर रहे हो एडम, क्लारा ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। आखिर यहाँ तुम्हारे कौन से ऐसे मेहमान आने वाले हैं जिनके लिए तुम इतने एहतमाम से हिदायत जारी कर रहे हो? फिल वक्त मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता क्लारा। मैंने एक स्कीम बनाई है, अगर वो कामयाब हो गई तो सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लोगी। क्लारा ने मजीद कोई सवाल नहीं किया।
और काम में मसरूफ हो गई। जरा ही देर में उसने ड्राइंग रूम का हुलिया तब्दील कर दिया, फिर दूसरे कमरे की तरफ चली गई। 6 बजे के बाद मैंने बैरूनी रुख पर खुलने वाला दरवाजा खोल दिया। मुझे जिन लोगों का इंतजार था उनके आने का वक्त होने ही वाला था। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मुश्किल से 10 मिनट गुजरे होंगे कि बाहर से कदमों की चाप उभरी। आने वालों की तादाद 1 से ज्यादा थी। फिर एक तनोमंद सफेद फार्म अंदर दाखिल हुआ। उसका जिस्म कसरती था और नीले रंग की पतलून पर उसने सफेद कमीज पहन रखी थी। उसका सुर्खो सफेद चेहरा गुस्से की वजह से तमतमा रहा था। तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसने अंदर आते ही अपने साथ आने वालों की तरफ पलट कर कहा। तुम लोग जबरदस्ती मुझे कहाँ ले आए हो? तुम लोग जाओ, मैंने उन लोगों से कहा और आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे एडम डिफ्लो कहते हैं मिस्टर जॉन्स, मैंने उस शख्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मगर उसने मुझसे हाथ मिलाने के बजाय मुझ पर हमला कर दिया। हमला इतना गैर मुतवक्के था कि मैं अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका। मुझे उससे इसकी तवक्को नहीं थी। उसे कम से कम यही सोचना चाहिए था कि अंदर कोई और भी मौजूद हो सकता है, वो खुद खतरे में पड़ सकता है। उसने मुझ पर रेसलिंग का दाव आजमाया था, मैं कोई तोड़ भी नहीं कर सका। उसने जमीन पर गिराकर मुझे जकड़ लिया। तुम कोई से भी फ्लोक हो, मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। उसने मुझे अपने हाथों के शिकंजे में जकड़े जकड़े कहा, आपकी जारहियत नामुनासिब है मिस्टर जॉन्स। मैंने नरमी से कहा, आप बड़े आदमी हैं, मुझे जवाबी कार्रवाई पर मजबूर ना करें, बकवास मत करो। जॉन्स गुर्राया, तुम्हारे आदमी मुझे जबरदस्ती अगवा करके लाए हैं, मैं हड्डियां तोड़ दिया करता हूँ। होश के नाखून लो जॉन्स, मैंने भी खराब लहजे में कहा। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना मकसूद होता तो तुम्हें यहाँ तक लाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, जॉन्स को नहीं। उसने मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझ पर अपना एतमाद कायम करना चाहते हो, मगर ये मुमकिन नहीं है। मैं इस किस्म की घटिया चालों में आने वाला नहीं हूँ। कमबख्त ठीक कह रहा था, मेरा मकसद यही था, मगर मालूम नहीं वो कितना चालाक आदमी था, या फिर वो किसी पर भी एतमाद करने का आदी नहीं था। घर में होने वाली दींगा मुश्ती की आवाज सुनकर क्लारा बाहर निकल आई थी, मगर जॉन्स को देखकर वो दंग रह गई थी। जिस बला से बचकर वो भागी थी वो उसके सामने मौजूद थी। जॉन्स ने भी यकीनन उसे देख लिया होगा, मगर जाहिर है वो उसे पहचान नहीं सकता था। मैंने आंखों के इशारे से क्लारा को पुरसुकून रहने को कहा, मगर उसके लिए अपने तासुरात पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था। ये तो गनीमत था कि उसे शिनाख्त न कर सकने के बायस जॉन्स उसके तासुरात को सही मानी नहीं पहना रहा था। मेरी बीवी बहुत कमजोर दिल की मालिक है मिस्टर जॉन्स, मैंने कहा, कम से कम इसका ख्याल करके ही मुझे छोड़ दें। मैंने तुमसे कहा है कि मैं हड्डियां तोड़ दिया करता हूँ और ये गलत नहीं है। अब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों से टूट कर ही छूटेगी। उसने मेरी गर्दन को एक और झटका दिया, मगर मैंने पहले ही अपने अजलात सख्त कर चुका। अब अगर इसके बाद मेरी तरफ से जवाबी कार्रवाई हो तो मुझे इसके लिए मुर्दे इल्जाम मत ठहराइएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी की गर्दन जॉन्स की गिरफ्त में आने के बाद उसकी मर्जी के खिलाफ निकली हो। जॉन्स की गुराहट पर किसी भेड़िए की गुराहट का गुमान गुजर रहा था। तो फिर संभालो जॉन्स, मैंने कहा और अपने जिस्म को मखसूस अंदाज में झटका दिया। जिस्म के अजलात में पहले ही इस हद तक सख्त कर चुका था कि किसी भी किस्म की गिरफ्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इस शदीद झटके का नतीजा ये हुआ कि जॉन्स मेरे ऊपर से तकरीबन उड़ता हुआ सामने वाली दीवार से जाकर टकराया। मेरी गर्दन उसे छोड़ देनी पड़ी थी। अगर ना छोड़ता तो उसके अपने हाथ खतरे में पड़ जाते।